बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हुनारा अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाने की शदीद मजम्मत की गई, जबकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हुकूमत अगले महीने अपनी मुद्दत पूरी करके असम्बली तहलील करेगी। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने दुबई में होने वाली मुलाकातों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से आज सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि जो दुबई में मुलाकातें हुई उन मुलाकातों के बाद PDM को एतमाद में नहीं लिया गया और वो बज़ाहिर नाखुश नज़र आए इन मुलाकातों से। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी अहम बात की आज। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो PDM के सरबराह हैं और उन्होंने ये बात की है जो कि हम इस नुक्ते को पहले भी ज़ेर बहस लाते रहे हैं कि ये PDM क्यों बनी थी। PDM इसलिए बनी थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं उनको इक़्तिदार से अलग कर दिया जाए जी। और उसके बाद जो है वो इक़्तिदार से अलग हो गए। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उसके बाद इलेक्शंस में जाना चाहते थे, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे। ज़रदारी साहब ने कहा आप कंटिन्यू करें और शहबाज शरीफ साहब ने भी जाहिर है कि उनकी भी ख्वाहिश का होगी, वो कंटिन्यू कर गया। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो जाहिर है इस हुकूमत का हिस्सा भी हैं, लेकिन उनके वज़रा हैं, वो बाकायदा इसमें शरीक हैं इस हुकूमत में। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है इसके हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा दुबई की मुलाकातों के हवाले से दो तीन बातें। एक तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, शुरू में थी, बाद में अलग हो गई थी। अच्छा जी, ये बात भी ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि गिला हमें पीपल्स पार्टी की क़यादत से नहीं है क्योंकि वो तो PDM में नहीं है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि गिला हमें नवाज शरीफ साहब से है क्योंकि PDM के सरबराह PDM का तो मैं हूँ। तो अमली तौर पे उन्होंने ये साथ ये भी कहा कि PDM ख़त्म हो चुकी है। कोई भी जब इत्तेहाद बनता है, सियासी इत्तेहाद, तो वो किसी मकसद के लिए बनता है। वो मकसद जब हासिल हो गया था तो फिर उसके बाद वो एक अरेंजमेंट, जिसको मैं कहता हूँ, ये हुकूमत तो नहीं थी, ये एक अरेंजमेंट, ये पार्लियामेंट भी एक अरेंजमेंट सी। अब देखें ना, IMF का जो डेलीगेशन है तो वो मतलब पीपल्स पार्टी तो हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन चूँकि PDM का हिस्सा नहीं है तो वो भी ये सोच रहे होंगे कि ये PDM की हुकूमत है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो PDM का हिस्सा नहीं है, तो उनसे भी उन्होंने मुलाकात कर ली। लेकिन और ये इससे पहले भी जब IMF के यहाँ पे देखें, ये जो इनके अपनी रिपोर्ट्स मुरतब होती हैं, जहाँ सफारत खानों की रिपोर्ट्स होती हैं, वहाँ पर ये जो IMF या वर्ल्ड बैंक या इनकी अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जिसके बुनियाद पे ये बैंकों से और अवाम उस मुल्क की क्या राय है, वहाँ पे रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा, फिर एक ज़ाहिर जियो पोलिटिकल सिलसिला भी चलता है। लेकिन पहले भी IMF के जो लोग हैं ये 2019 में या उससे पहले आप चले जाएं, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और या जब भी पीपल्स पार्टी की जब भी IMF के डेलीगेशंस यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर आके उनके लोग जो हैं ये जो मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ वगैरह में या उनको बुला लेते थे स्टैंडिंग कमेटी के अरकान को कहीं बाहर डिनर वगैरह किसी होटल में या किसी अपने जगह पे, या यहाँ पर असेंबली आ गए, सेनेट आ गए, तो ये होता रहा है। वो हमेशा उनका ये होता है कि वो जो मतलब हर तरफ से वो राय ले लें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको मैं अरेंजमेंट क्यों कहता हूँ, इसको मैं अरेंजमेंट इसलिए कहता हूँ, अच्छा, ये खामोशी के साथ कभी उन्होंने इसको पब्लिकली नहीं बताया, लेकिन वो मिलते थे, हमेशा मिलते हैं। लेकिन उन्होंने, आप ये बात नोट करें ना कि उन्होंने राजा रियाज साहब से तो बात नहीं की, वो पब्लिकली यहाँ से गए और जाके लाहौर में उन्होंने मीटिंग की जी। और उन्होंने फिर जाहिर है कि मतलब वरना तो ये भी कर सकते थे कि पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद है कि स्टैंडिंग कमेटी जो है उसके अंदर ही जो है वो बैठ के वो
बनी हुई ना कमेटियाँ बहुत सारी, लेकिन वो बाहर भी गए क्योंकि इस वक्त एक सियासी हिजान तो है ना अपनी जगह पे कि आगे क्या होना है, कैसे होना है, क्या इलेक्शंस में कौन सी पार्टियां खड़ी होती हैं, पाबंदी लगती है नहीं लगती, बल्ले का निशान होता है नहीं होता, कैसे क्या। तो एक उन्होंने, और ये बात जो सबसे अच्छी बात इसमें हुई वो ये कि तमाम जमातों ने उस पर उनको, यानी कोई मसला नहीं खड़ा हुआ, ठीक है, कि ये जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम है अरेंजमेंट, इसको 9 महीने का, इसके ऊपर सब ने इत्तेफाक कर लिया। लेकिन उन्होंने ये बात की है जाके। अब मसला ये कि IMF को आप तो नहीं बुरा भला कह सकते, वो अच्छा खासा कह चुके हैं आप। तो अब नतीजा ये है कि अब आप तहरीक इंसाफ को ही कह सकते हैं, पूछते रहे, वो तो मिले हैं, उनको तो नहीं कह सकते मजीद आप। काफ़ी अच्छी खासी उनको आंखें वाँखें दिखा के काम ख़राब कर दिया था, जो बाद में शहबाज शरीफ साहब ने ठीक किया जाके lastminute.com, ठीक है। तो मसला ये है कि वो ज़्यादा, तो अब जिस पे जो होता है ज़ोर उतर सकता है उस पर उतारें, बोलते रहें, लेकिन वो तो मिले हैं ना। तो इसका मतलब है कि अभी और जाहिर है कि आज देखें 9 जुलाई है, अब हुकूमत जो है उसको 9 मई 9 जून 9 जुलाई, तो हुकूमत को तो बहुत से फैसले ख़ुद भी करने चाहिए, ख़ुद भी करने चाहिए। मतलब है कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत। देखें जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की है ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात इसलिए अहम है, मैं उसको ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग बात है उनकी। जो नवाज शरीफ साहब का ऐलान था ना, वो जरदारी साहब के लिए भी सरप्राइजिंग था ना सर। यानी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं नंबर 1 कि मैं खुद आ रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ बतौर वज़ीर आज़म, ठीक है। नंबर 2 उन्होंने कहा कि मुझे किसी इत्तेहादी की ज़रूरत भी नहीं है, मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं अच्छा, अब जब किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है तो इसके ऊपर तो जाहिर है कि सीट एडजस्टमेंट्स और वो उसके ऊपर अभी मामला बंद है, आगे जाके होती है नहीं होती, क्या होता है मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा मैं तो हमें किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है, यानी एक तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी कह दिया, वरना तो सीट एडजस्टमेंट्स की। और इसीलिए फिर शादिया मरी साहब का बयान जो था, शादिया मरी साहबा का वो बयान बड़ा, ये बात मैं पहले कह चुका था इस प्रोग्राम में कि वो वहाँ पर जो बात हुई है उसमें ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं खुद आ रहा हूँ, तो उसके कई एंगल्स निकलते हैं, खुद मैं वज़ीर आज़म हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जो जहांगीर तरीन साहब का और मखदूम अहमद महमूद साहब का दौरा लंदन भी, कोई उसमें कोई भी ख़बर नहीं आई कि क्या हुआ वहाँ पे। इससे पहले ये था कि वहाँ जाके बात होगी, मुलाकातें होंगी, नहीं हुआ। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया कि मैं जो है वो मुझे कमज़ोर हुकूमत, मतलब कमज़ोर हुकूमत ही है ना कि इधर से उधर चलेगा। और ये होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में, हमेशा ऐसे होता रहा है कि वो इत्तेहादी आए, गिर गए, आगे पीछे, ये वो सारा। तो उन्होंने कहा मैं तो आऊँगा, तो मैं आऊँगा और अक्सरियत के साथ आऊँगा, यानी मुझे किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है। बाद में शायद हो सकता है उनका इलेक्शन के बाद इरादा चेंज हो जाए, लेकिन वो फ़िलहाल तो किसी मूड में वो नहीं है। अच्छा, अब और आज उनको मेरा ख्याल से जो उनकी तरफ से ऐलान हुआ था, तो 5-6 रोज़ उनको सऊदी अरेबिया में हो चुके हैं। मुझे नहीं पता उनका क़याम कितने दिन होता है, लेकिन चूँकि उन्होंने एक तरह से लॉक लगा दिया, अनोखी लॉक कहें जो भी कहें, तो यहाँ पीछे जो है वो एक अजीब सी बात है कि भाई अब उनकी कानूनी टीम से उन्होंने मुशावरत की, वो क्या करते हैं इस हफ़्ते, अदालत जो है वो क्या फ़ैसले करती है इस हफ़्ते, ये नवाज शरीफ साहब की जो नाहलियत है इसके ऊपर पहले पेशरफ्त क्यों नहीं शुरू की गई, ये तो हम उठाते नहीं सवाल। ये तो अगर यही सारा करना था तो 6-8 महीने पहले हो सकता था, ये क्यों नहीं किया। फिर ये है कि इसमें अभी और क्या शराइतें हैं। देखें, ये मैं तो इस बात, ये मेरी ज़ाती राय है, गलत हो सकती है, लेकिन ये जो हम मुआहदे करते हैं ना और हम कर्ज़े लेते हैं, इनको पब्लिक करना चाहिए। एक बहुत अच्छा फैसला होता है चंद सालों के बाद और वो अचानक कहीं गायब हो जाता है, और ये होता है कि पाकिस्तान ने कितने कर्जे लिए पिछले किसी भी तारीख से शुरू कर दें, पिछले 20 साल से शुरू कर दें, पिछले 40 साल से शुरू कर दें, मतलब पाकिस्तान ने कितने कर्जे लिए और वो कहाँ गए।
मतलब, और एक बात, और दूसरी बात यह है कि हम, यानी ये मैं मईशत वाली बात नहीं कर रहा, मिसाक मईशत तो क्या है मुझे नहीं पता, मिसाक मईशत क्या है, मतलब उसका कोई डॉक्यूमेंट अगर मैं देखूं तो मैं पढ़ के बताऊं ना कि हमें मिसाक मईशत कर लेना चाहिए। वो क्या है मिसाक मईशत? क्या भाई, हमें तो ये समझ में आता है कि मिसाक मईशत ऐसा होना चाहिए कि एक ही जो सड़क है उसकी कुछ 70 दफ़ा तो उसकी फीते काटते हैं लोग। अब आप देखें सी पैक उसने बनाया, उसका आइडिया था, उसने सोचा था। आपको पता है सी पैक का जो डिज़ाइन है वो तक चाइना के अंदर, यानी ये हमने नहीं बनाई हुई सड़कें वड़कें कहाँ से जाएंगी, उन्होंने बनाया। हम इशू ये है सारा कि वो फीते काटने में तो मास्टर है ना, ठीक है। एक ही जगह पे बार बार, मतलब है कि पाइपलाइन पानी के बीच नहीं तो बार बार फीते कट रहे हैं, हर दौर में फीते, ये हो गया। और एक तो ये मामला जिसकी वजह से मुकम्मल पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। फिर ये कि जो आपके फंड्स जाते हैं हमारे अरकान को, वो हर साल जाते हैं और हर साल स्कूल बनते हैं और हर साल सड़कें बनती हैं, हर साल पुल बनते हैं, फिर बारिश आती है फिर गिर जाते हैं, फिर वो पुल अप बनते हैं, फिर उनको अलग से पैसा चाहिए होता है, फिर वो तो कहते हैं नॉर्मल है ना, ये 40% से तो बात शुरू करते हैं ना, वो तो नॉर्मल है, वो तो कमीशन नॉर्मल है, इसको तो, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। तो इससे ऊपर की बात करें ना, ये तो मिलेगा ही है ना आपको, ठेकेदार को, ठेकेदार देगा ही। उसका नतीजा ये है कि वो लाहौर में कभी सड़क के ऊपर गड्ढा निकल आता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो एक तो इस पर मईशत, इसके ऊपर मिसाक करेगा कोई? इस मुल्क में रिफॉर्म्स, अब आपके गले, ये देखें आप, एक वक्त आएगा, कोलैप्स हो चुका है सिस्टम, पूरा कोलैप्स है सिस्टम। अब इसके टुकड़े कौन उठाता है, कौन उसकी तदफीन करता है, जितने दिन इसको खींचेंगे आप सब इधर उधर उतरेंगे। ये एक पैनिक है ना, पैनिक नहीं आपको नजर आ रहा फैसला साजी में? कोई रिफॉर्म्स कैसे करेंगे आप मुझे बताएं? आपको कभी ना कभी तो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे ना। आपको जो नुकसान देने वाले अदारे हैं उनकी फरोख्त करनी पड़ेगी, लेकिन अपने रिश्तेदारों को नहीं बेचने आपने। लेकिन यहाँ ये होता है कि जो रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को, मैं जानता हूँ वो डोनर है, फलां है, दिमाकन है, दोस्त है, फलां है, ये वो, आगे ये चल रहा है पिछले 75 सालों में। और बार बार आप बेल आउट, फिर कंगाल हो जाता है वो अदारा क्योंकि खाया जाता है, फिर बेल आउट। तो ये इसको कहीं रुकना है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मईशत तय करनी है तो फिर करें, क्योंकि आप बिजली की कीमतें फिर बढ़ानी है। इन मुआहदों को पब्लिक क्यों नहीं करते? यानी IMF के साथ जो मुआहदा करके आए पिछली हुकूमत में, तो उसमें क्या शराइत थी वो पता ही नहीं चली। वो ऐसे उसको रखते हैं। अच्छा, टैक्स किसने देना होता है? पब्लिक ने। मुसीबत किसके सर पे गिरती है? बिजली का बिल पब्लिक के ऊपर। बिजली आती नहीं है, बिजली घरों में आती नहीं है, बिजली गिरती है, ठीक है। मसला ये है कि यहां पर आप, अच्छा अभी फिर बिजली के बिल बढ़ाने इन्होंने, अब बताएंगे नहीं कुछ नहीं होगा, आप बड़ा अच्छा तो वसूल करेंगे, बिजली की भी बढ़ेगी, गैस की भी बढ़ेंगे, क्योंकि आप जो हैं, इशू ये है सारा कि वो जो आता है वो हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, वो जाता है। अब एक तो ये बात, दूसरी बात कि जो बने बनाए प्रोजेक्ट्स होते हैं एक ज़माने में, इसको छोड़ दें आपके, ये जैसे था, ये किस दौर में बना था? नवाज शरीफ साहब के दौर में था, या पीपल्स पार्टी के दौर में था, या PTI के दौर में था? अब देखें कि ये जो मोटरवे है, ये मोटरवे जो है ये बन गए, आप ही के मुल्क में मोटरवे बनी ना, इस मोटरवे को आप दुनिया की किसी भी बेहतरीन मोटरवे के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। उसके रूल्स, उसकी रेगुलेशंस, मोटरवे पुलिस, वो जिस तरह कैमरे लगे होते हैं, जो मतलब जो आप रास्ते में जहाँ जहाँ पे रुकना है, वो यानी वर्ल्ड क्लास। ये आप ही के मुल्क में बनी है ना। लेकिन यह है कि उसके बाद क्या होता है कि जो आता है वो पिछले मंसूबे और बनी, और उसके बाद बनने के बाद आप देखें कि वो चल रही है। इसका मतलब है आप, और कब बनी थी, ये 90 की दहाई की है, इसका मतलब आप कर सकते हैं ना काम। लेकिन होता क्या है कि जो अगला आता है वो पिछले को का प्रोजेक्ट रोकता है, उसमें अपने नाम की तख्ती लगाता है, उसका नाम बदलता है, और उसको उठा के लोगों को जो है वो उधर जेलों में डाल देते हैं। यानी आपने ऑल और नन का इशू तय किया हुआ है, यानी या तो मुकम्मल, यानी सारे के सारे। अब मिसाल के तौर पे जैसे तहरीक इंसाफ के साथ मामला हो रहा है ना, अब ये तहरीक इंसाफ के 3 महीने पहले ही, 4 महीने पहले ही, जहां पर लोग जितने हैं
उनको नहीं पता था कौन किधर है। ये तो शेख रशीद साहब ने बात कही थी ना कि 37 लोगों को निकाल के हम पागल हैं कि हुकूमत गिर जाए हमारी। तो 37 लोग तो उस वक्त सामने थे, मैं 70 का लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, 70 लोग हैं, 70 लोग उस वक्त। अच्छा, मसला ये है कि अब आप 70 लोगों का किसको बताएं जी। मतलब वो 70 लोग अगर उनमें से 10 लोग तो उधर ही बैठे हुए हैं, तो आप जाके उन 10 के बारे में बताएंगे जी ये 10 आपके साथ नहीं है। तो इसलिए जो है वो 70 उस वक्त इस प्रोग्राम में मैं क्लिप अब क्या चलाई जाए, तो 37 लोगों का तो शेख रशीद साहब ने कहा कि जी क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं जो 37 लोगों को, जिनको डिग्गियों में भर भर के सेनेट के दिनों में वोट डाले थे, वो निकल गए। इशू ये सारा कि इसको ये पूरा का पूरा 85 का निज़ाम कोलैप्स है। अब इसको जिस तरह से जोड़े ना, जो 1985 का निज़ाम कहता हूँ ना, ज़िया-उल-हक साहब के दौर का बनाया हुआ निज़ाम था सियासी, अभी तक चल रहा है 2023 में, वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा ना। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड, इलेक्टेबल, फलाना, बच्चे आपके नई नस्ल है, उनको टेक्नोलॉजी पढ़नी है, वो और दुनिया है उनकी, ठीक है ना, उनको आपने क्वांटम फिजिक्स पढ़ानी है, उनको आपने AI समझानी है, उनको आपने ब्लॉकचेन समझानी है। उनका ख्याल है चल ब्लॉकचेन 90% पाकिस्तान तो समझता है कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी एक ही चीज़ है। 90% नहीं 95% कहता होगा तो ब्लॉकचेन पे पाबंदी। मैं कहता हूँ यार एक मिनट ठहर जाओ, वो क्रिप्टो करेंसी वाला कुछ और होता है, ब्लॉकचेन कुछ होता है। कहते हैं क्या मतलब है, कहता हूँ दूर हट जाए, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। इशू ये है कि वो जो है वो आप उनको इस तरफ डाल दें, कुछ और बताएं, कुछ टेक्नोलॉजी को बताएं उनको, ठीक है, IoT क्या होती है, बेशुमार और सब्जेक्ट्स हैं। अब वो जनाब, और उसके लिए ना आपको बड़ी जगह चाहिए होती हैं, छोटी छोटी स्पेसिस चाहिए। अभी लैपटॉप देने के बजाय बेहतर है कि उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दिया जाए। वो लैपटॉप पे बैठ के वो तो पता चला कि वो मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम को मैं गलत कह रहा हूँ, मगर ये कोई यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल सिखाएं ना बच्चों को सिखा दें। डॉक्टर साहब, माजी की जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उनके लिए कोई इंस्टीट्यूट्स बना दें। तमाम हुकूमतों में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। जैसे माजी की हम जमातों की बात करें, जो भी हुकूमत में आई, या तो कर्जा मांगने देखिए, वो आदमी इधर से उठ के इधर चला जाता है तो वो अच्छा हो जाता है, वो इधर से उठ के इधर चला जाता है वो खराब हो जाता है, इधर से उठ के इधर चला जाता है, वो ये छोड़ दे। मैंने कहा ना ये कोलैप्स हो गया। इसीलिए इसकी वजह से आप को इस वक्त तो अफोर्ड ही नहीं, इस वक्त तो वो वक्त है कि आपकी रियासत अफोर्ड ही नहीं। ये जो हफ्ता है ना कमिंग वीक, अभी अब छोड़ें पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है, अल्लाह ताला खैर करेगा, डायरेक्शन ठीक जा रही है हमारी, ये बता दूं, क्योंकि ये सारे इश्यूज सामने आ गए ना, ये सामने आ गए ना इश्यूज आपके, ये आने थे कि कोई सर पैर नहीं उधर बन रहा, वो किसके साथ जाएगा, वो क्या करेगा, सब मुल्क ने आगे निकलना है। अब देखें क्या इशू है। मैं आपसे कहता हूँ ना कि रीजनली और स्ट्रेटेजिकली हमारी डायरेक्शन ठीक है अभी तक, लेकिन अब बड़े फैसले करने हैं आपने। बड़े फैसले उस वक्त आप करेंगे जब आपके मुल्क के अंदर ये स्टेबिलिटी आ जाएगी, और आ जाएगी, लानी पड़ेगी आपको ना। अच्छा, अब इसमें इशू, वरना ये तो मुनासिब नहीं है ना कि बाहर के लोग आके उधर को मिल रहा है, उधर जा रहा है जीप से में, तो ये ठीक हो जाएगा सारा। अदालतों में देखें क्या हो रहा है, लोग अपने झगड़े लेके, अपने तनाज़ात लेके अदालतों में जा रहे हैं कि जी हमारे झगड़ों को हल करें, तो पता चला वहाँ खुद झगड़े हैं। ये क्या मसला, क्या रौला है, ये आपने सुना है कहीं? यानी मैं अपना झगड़ा लेके अपना तस्फिया करवाने अदालत में जाऊँ तो वहाँ पता चले कि वहाँ तो खुद ही पहली झगड़ा है। तो मैं कहूँ भाई एक मिनट ज़रा बाहर निकलो, इधर तो हमसे भी ज़्यादा ख़राब झगड़ा है, मुखालिफ पार्टी से दो पार्टियाँ सोचेंगे यार ये क्या रौला है। तो इशू ये है सारा कि ये इसको अमेंडमेंट क्राइसिस ये ठीक हो जाएगा, इसने ठीक होना है ना, ये ऐसे तो नहीं सब, देखिए ऐसे थोड़ी चलेगा, ये तो ठीक होगा इंशाल्लाह। इशू ये है सारा कि ये अब देखें ना, जैसे अच्छा पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर, मैं मतलब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, अगर आप उनकी, मैं मतलब एक मुझसे तारीफ़ करवाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई आज़म नज़ीर तारड़ साहब से। सरप्राइजिंगली आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस पूरे सेटअप में नून की तरफ से वाहिद अगर पर्सनैलिटी इमर्ज हुई है ना, यानी बाकी तो पुराने हम जानते हैं सबको, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ठंडे मिजाज, सारा उन्होंने कोई जज्बाती, इवन इरफान कादिर साहब की जो पर्सनैलिटी पहले रही है, अब वो डिफरेंट बिल्कुल तरीके से। बात सारी ये है कि ये थोड़ा सा अब ज़रा आपको ठंडा ठंडा नज़र आ रहा है ना माहौल, थोड़ा सा सुकूत, क्योंकि इसलिए कि अब वो आगे एक तरफ तो जाना है ना सब ने, मुल्क के लिए ज़ाहिर है कि मुल्क ने आगे जाना है, ये सियासत चलती रहती है।
वो अच्छा चला गया, वो तो चला गया, वो गद्दार हो गया, ये हो गया, ये काफ़ी हो चुका है। पार्टियां एक दूसरे के लोगों को गद्दार, ये फलाना ढिमाकना, ये मैंने इसलिए मैंने कहा ये 85 का, ये बल्कि 85 का भी नहीं है, इसको आप शुरू करें, ये 1857 से निकलेगा, जो अंग्रेज दे गया था ना, यहाँ ज़मीनें, प्लॉट और फलाना और ढिमाकना और ये वो सारे, तो वो बनते गए इलेक्टिबल्स वक्त के साथ साथ। बहरहाल अब इशू ये है कि वो छोड़ें, इशू ये है कि ये सिस्टम इसको कैसे आगे लेके चलना है यहाँ पर। और असल इशू क्या है आपका? इकॉनमी। असल इशू है आपका ये आवाम के इशूज़, पब्लिक। आप पब्लिक को इत्मीनान में लें, उनको बताएं कि भाई कैसे आगे, ठीक है, किन शराइत पे आपने क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सितंबर में आएंगे, दिसंबर में आएंगे, क्या। बहरहाल इससे निकल जाएंगे हम भी। यहाँ तक आके लोगों को, बच्चे को पाकिस्तान की कम से कम पता तो चला कि IMF क्या है, उनकी बातें क्या हैं, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, रिफॉर्म्स। ये बिजली का बिल बढ़ा दें, क्या होगा? गरीब आदमी क्या करेगा? चोरी नहीं करेगा बिजली? मुझे बताएं आप, ये बिल बढ़ाना इलाज है या रिफॉर्म्स करना इलाज है? तो इस तरह तो नहीं होगा ना। तो बात यह है कि वो चोरी और बढ़ जाएगी, आप गरीब आदमी के टैक्स लगाते जाएं, वो ब्लैक इकॉनमी और बढ़ती जाएगी। तो इशू ये सारा कि वो इसको ठीक करना पड़े, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। कर्जा कैसे हुआ? सबसे पहले तो कर्जा कितना है वो सामने लाएं, और कहाँ कहाँ लगा उनको पकड़ें, उनसे निकलवाएं। बैंक के बैंक खड़े हो गए, बैंक में गायब हो गए, बैंक बने, बैंक गायब हो गए, बैंक बने, बैंक। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, ये हफ्ता जो है जी, देखें, अभी प्रेसिडेंट बाइडेन चल पड़े, और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन आ रहे हैं अगले चंद रोज। प्रेसिडेंट बाइडेन जनाब आज कल सुबह वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है, बरतानिया लैंड, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक के साथ उनकी मुलाकात, और साथ ही शाह चार्ल्स, क्योंकि वो नहीं आए थे, उनकी जो ताजपोशी की रस्म थी उसमें डॉक्टर जिल बाइडेन आई थी, खातून अव्वल अमेरिका की। और फिर उसके बाद ज़ाहिर बरतानिया ने उनके आने से पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम जो ये क्लस्टर बम्स दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, इनकी हमायत नहीं करते। ठीक है। उसके बाद कल शाम को वो पहुंच जाएंगे लिथुएनिया। लिथुएनिया जो है बहुत खूबसूरत मुल्क, और लिथुएनिया जो है उसको ये बाल्टिक स्टेट्स, लैटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, ठीक है, और इसको आप अगर देखें तो एक तरफ इसके बाल्टिक सी, एक तरफ पोलैंड, एक तरफ रशिया, और विल्नियस इनका कैपिटल जहाँ पे ये समिट हो रही है, और बहुत बड़ा बेलारूस। यानी अगर आप बॉर्डर देखें तो बेलारूस, रशिया, लिथुएनिया जो है ना, लिथुएनिया में समिट हो रही है। ये जहन में रखें कि ये तारीख पीछा करती है। तारीख मुल्कों की, हम आज भी यहाँ पाकिस्तान में बैठ के हम अपनी तारीख डिस्कस करते हैं ना, क्या हुआ था 75 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले इस खत्ते में क्या था। इसी तरह वो मुल्क भी याद करते हैं बैठ के। लिथुएनिया जो है एक बड़ी सल्तनत थी खुद, एक ज़माने में, इतना छोटा सा मुल्क नहीं था, बहुत बड़ी सल्तनत थी। फिर लिथुएनिया का इल्हाक हो गया पोलैंड के साथ, और पोलैंड का जो बादशाह था वो ये बहुत बड़ी एक एम्पायर बन गई, और काफ़ी अरसे रही है। ये कोई 200-300 साल रही, ठीक है। ये 1569 से लेकर 1795 तक। तो ये बहुत बड़ी एक लिथुएनिया और पोलैंड की सल्तनत बन गई थी। ये इकट्ठे, ये एक थे, ठीक है, ये पोलैंड, लिथुएनिया। और ये जो है, ये आप देखें कि इस तरह से था कि जो पोलैंड का बादशाह था वो लिथुएनिया का बादशाह होता था, सही, और उनका जो, वो लिथुएनिया का ड्यूक होता था। यानी पोलैंड का बादशाह, पोलैंड और लिथुएनिया की आप समझ लें कि कॉमनवेल्थ करके एक ही था, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ कि ये एक साथ रहे, लेकिन फिर उसके बाद ये अलग हुए। नहीं, पोलैंड और लिथुएनिया, ये हमें वो जिनके साथ बॉर्डर लगता है इनका, ठीक है, लेकिन पोलैंड हावी था। सही। उससे पहले लिथुएनिया बड़ी सल्तनत अलग थी, फिर लिथुएनिया एक उनके साथ कॉमनवेल्थ बन गई। लेकिन फिर ये हुआ कि लिथुएनिया जो है वो सोवियत यूनियन के पास चला गया, इज़ार रूस, 1895 या 1880 सोवियत यूनियन के पास चला गया, ठीक। और सोवियत यूनियन के पास चला गया, सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। और उसके बाद ये हुआ कि सोवियत यूनियन का हिस्सा बना, दरमियान में इनको कुछ अरसे के लिए आज़ादी मिल गई पहली जंग अजीम के बाद।
कुछ दिनों के लिए आज़ादी रही, आज़ादी के बाद इन पे कब्जा कर लिया नाजीज ने। मतलब नाजी और सोवियत यूनियन का आपस में पैक्ट हुआ, उन्होंने कहा ये तुम ले लो, ये तो इस तरह करके लिथुआनिया के साथ हुआ। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों की और जो नाजी जर्मनी की और लड़ाई हो गई सोवियत यूनियन की। दरमियान में कुचला कौन गया? लिथुआनिया, और लिथुआनिया हिस्सा बन गया सोवियत यूनियन का दूसरी जंग अजीम के बाद। और फिर उसके 1990 में पहली रियासत जिसने अलहदगी का ऐलान किया वो लिथुआनिया थी सोवियत यूनियन से। अब ये आपकी तारीख है। अब इस तारीख के साथ ये नेटो का हिस्सा बने 2004 में लिथुआनिया, बाल्टिक सी एक तरह, वो बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब लिथुआनिया जो है वो दूसरी जंग अजीम में कुचला कैसे गया? बंदरबांट किसने की? जर्मन्स ने और सोवियत यूनियन में लड़ाइयां हुई ना। सही। यानी उस वक्त नाजी था ना, हिटलर था ना, इधर से हिटलर है, इधर से सोवियत यूनियन है, जिसके साथ वो बाकी सारे मुल्क अमेरिका वगैरह सारे साथ थे ना। दूसरी जंग अजीम में तो सारे साथ थे, अमेरिका और ये सारे, और नाजी जापान के साथ था, नाजी हिटलर। तो लड़ाई कहाँ हुई? यहाँ पे। और कौन आया? जर्मन। जर्मन लड़े यहाँ पे लड़े। वो जर्मनी कौन है जो नेटो का हिस्सा है? और वो जर्मनी कौन है जो कह रहा है कि हम लेपर्ड 2 टैंक्स देंगे? और लिथुआनिया देखें, अंदर एक है ना चीज, वो लिथुआनिया के एक अंदर है ना, जहनों में है कि एक मिनट हमारी मदद कौन करने आया है? जर्मन। और किसके खिलाफ? रशिया। सल्तनत हम थे। और लड़ाई इन्हीं की हुई थी बीच में, दोनों की। दूसरी जंग अजीम में इधर से हिटलर आ गया था, इधर से। तो बात यह है कि इधर से स्टालिन और इधर से हिटलर, और हम बीच में थे, ठीक है। और उन्होंने छीन के वापस ले गए। जर्मन के पास था ना, 39 तक जर्मन ये आजाद होके। अच्छा, एनीवे, इश्यू ये सारा कि अब वो ये इंटर, मैंने कल कहा था ना कि इंट्रा यूरोप फड्डा भी है। एक इंट्रा यूरोप फड्डा है, एक ट्रांस अटलांटिक फड्डा है नेटो में। जेलेंस्की को नहीं अभी तक इनवाइट नहीं किया। मुझे बताएं, जेलेंस्की को नहीं बुलाते। 3 शख्सियात अमेरिका की बात कर रही है रशिया से, ठीक है, 3 शख्स। और मैं यहां पे कोट कर रहा हूं, एमबीसी को। अमेरिका का बड़ा नेटवर्क है। फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स हैव हेल्ड सीक्रेट यूक्रेन टॉक्स विद प्रोमिनेंट रशियंस। ये 3 बड़ी शख्सियत, और ये बड़े नाम है। जो लोग भी फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनको यकीनन पता होगा। रिचर्ड हैस को तो सारी दुनिया जानती है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के 20 साल सदर हैं, अभी भी उनके इजाज़ी सदर हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के, रिचर्ड हैस। और उससे पहले ये डिप्लोमेट भी रहे हैं, बड़े कमाल के आदमी। पाकिस्तान भी कई दफ़ा आए, मुलाकातें भी इनसे बहुत हुई हैं। उसके बाद चार्ल्स कुपचिन, ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और ये जो हैं ये ओबामा दौर में ये यूरोप को डील करते थे 14 से 17 तक, ये भी स्टेट काउंसिल फॉरेन रिलेशंस में। और तीसरे जो हैं वो थॉमस ग्रैम, ये जो हैं ये भी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में हैं। और इन तीनों ने मुलाकात की है सर्जेई लेवरोव से, ठीक है। सीक्रेट मीटिंग्स हुई हैं, यानी ट्रैक 2 कहेंगे, ट्रैक 1.5 कहेंगे, ट्रैक 2.5, इनकी मुलाकातें हुई हैं। और ये इन्होंने कोई तरदीद नहीं की। अब एमबीसी ये कह रहा है कि जी इनकी सीक्रेट टॉक्स हुई हैं, तो सीक्रेट टॉक्स में कहीं ना कहीं कुछ मामला तय हुए हैं ना। सीक्रेट हुए हैं ना, मामला तय हुए हैं। विलियम बर्न्स भी गए हैं, आगे पीछे देखें, कहीं ना कहीं मामला तय हुए हैं। और वो क्या मामला है वो यूरोप को नहीं पता। अच्छा, इन्होंने, अमेरिका की अपनी पॉलिसी है दुनिया में, वो मतलब है कि सारे मुल्कों को कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते। इत्तेहादों का मतलब ये तो नहीं हर चीज बताएंगे जाके वो नेटो में। हाँ, डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं वापस आके। अब इशू ये है कि उसमें के नतीजे में स्वीडन अभी तक तय नहीं हुआ। हाँ, कि कल हो सकता है स्वीडन को, टर्की करे ना करे, यूक्रेन को नहीं बुला रहे, ठीक है। उसके बाद जॉर्जिया का क्या बना किसी को नहीं पता सर। और क्या नेटो, जापान के भी तो, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्या नेटो चाइना के अगेंस्ट जाएगा? नहीं। मैंने कल भी बात की थी कि नेटो जब निकला है अपने जो स्फीयर से, जो उनका बुनियादी रोल हमेशा आ रहे हैं, वो भी पीडीएम की तरह है ना भाई। जिनको गिराना था उनके खिलाफ बने थे ना, तो उनसे कह आप कहाँ निकल के इधर से उधर इधर। तो मसला ये है कि हाँ, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। वो पीडीएम की तरह का इत्तेहाद है ना।
ठीक है, मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब आपसे। नाज़रीन ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आइंदा आने वाले हफ्ते में या अगले महीने तक क्या मुतवक्के है 9 मई के वाक़यात के हवाले से अहम फैसले और इंतखाबात की तारीख? इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान वो तो हुकूमत भी कह रही है और सारे ही लोग कह रहे हैं, और यकीनन उसका होगा 9 मई। तो देखें सानिया, इस पे तो जितनी यानी अब इस पे क्या बात की जाए, अब इसके मुकदमे कहाँ चलने हैं, कैसे चलने हैं, किन पे चलने हैं, वो तो ज़ाहिर है रियासती अदारे और हुकूमत फैसला करेगी। लेकिन ये अफसोसनाक, ये जब शुरू में बात हुई थी ना, तो मैंने इसमें मेरा अपना तासुर ये था कि मैंने ये कहा था कि देखें इमारतें और ये तो सारा उस पर बहस भी चल गई शोदा के। और आप देखें सुबह सुबह, इसीलिए अब वो ये हमारे पास मीडिया पे मैसेजेस आते हैं सुबह सुबह मुख्तलिफ शोदा की फैमिलीज जो हैं उनकी। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। ये तो एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसको मेरा ख्याल है कि सानिया कहा जाए वाक़ई। अब वो कैसे उसको डील करना है, ये तो हो गया कि जी ठीक है कौन से मुकदमात हैं, कहाँ चला, ख़वातीन के केसेस जो हैं, इसमें ज़ाहिर है कोई रियासत भी कोई नरमी दिखाएगी, कुछ दलाइल होंगे, कुछ सारी बात आगे चलेगी। लेकिन ये कि ये एक इससे अपने आप को अलग करना बड़ा ज़रूरी है, डिसंगेज करें मुख्तलिफ सियासी रहनुमा। लेकिन कुछ ने तो बिल्कुल ही, वो तो हिस्सा थे, वो तो इस पूरे के पूरे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये यानी अजीब सी बात है। इतनी जल्दी तो किसी ने दौड़नी, ओलंपिक से रिकॉर्ड तोड़ा है, ऐसे छलांग मार के भागे, हमें पता ही नहीं था, हमें क्या आज हम तो ये ओ भाई खुदा, अजीब लोग हैं। इनका नाम अगर पहले आप यकीन करें कि 9 मई से 5 दिन पहले भी कहते थे ना कि ये लोग आप ये ऐसे हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पेश थे ओहो, पेश आ गया सोशल मीडिया पे। तभी मैं हमेशा नवाज शरीफ साहब का वो कहता हूँ कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ। वो अकेले जा रहे थे ना, मजाक उड़ा रहे थे लोगों ने, उन्होंने कहा मुझे सब पता है पीछे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे मेरे फैसले कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब ने कमाल का जुमला था वो उनका, और मैं अक्सर उनको दोहराता रहा हूँ कि वो इस बात पे कोई उनको ना कहे कि कितने लोग पीछे थे, क्योंकि उन्होंने भुगता हुआ है, ये सारा भुगता हुआ है कि किस तरह क्या कहाँ छलांगे। तभी तो ये कह रहे हैं, तभी तो ये कह रहे हैं उनसे, एक मिनट ठहरो, कि ये सारे लोग तो मेरे जो तोड़ के ले गए, तो मेरे साथ क्या इतिहास बनाओ। सवाल इसके कि बड़ी पार्टियां तो अलग हैं, लेकिन मसला ये है कि वो इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी में तो आधे से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के, बाकी पीपल्स पार्टी के। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो इस मामले में ठीक है, ज़्यादा साहब कोई इशू ही नहीं है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जाके इतनी वो, मैंने कहा ना कि वो नजरियाती सियासत चूँकि पहली दम तोड़ चुकी है, और ये एक इसको किसी ना किसी तरह देखें, ये पार्टीज़ के अगर आप ओरिजिनल उस पर चले जाए, मैं कहता हूँ गो टू द बेसिक्स, आप ओरिजिनल उस पर चले जाएँ तो कमाल के आपको मंशूर नजर आते हैं, बड़ा वाज़ेह फ़र्क नजर आता है आपको कि कौन सी पार्टी किस तरह रुझान। लेकिन वो अजीब ऐसी गड़बड़ हुई है सारा कुछ, कि वो जो मैं कहता था ना प्रोग्राम में, इतना सा एहतसाब नहीं हुआ। 4 साल से लोग कहते थे क्यों बातें कर रहा है, इतना सा पैसा नहीं आएगा भाई, इतना छोटा सा ऐसे करके मैं पेपर फाड़ के ऐसे दिखाता था, तो वो नहीं हुआ ना, पिछली हुकूमत में नहीं हुआ ना, मुझे बताएं, एसेट रिकवरी फलाना नैब आगे भी नहीं हुआ, वो नहीं हो सका। इसमें तो खैर छोड़ ही दें, इस अरेंजमेंट में क्या होना है, इसको तो आप छोड़ ही दें। इशू ये सारा कि अच्छा इसमें, लेकिन रिफॉर्म्स कैसे, रिफॉर्म्स के बगैर आपके कर्जे, आपके इश्यूज, ये सारे, ये आप ख़ास इश्यूज को ख़ास एक वक्त हल ना करें ना। देखिए ना, वो इश्यूज पे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि फिर वो आपके सामने खड़े हो जाते हैं। ये टर्की ने जो कहा है ना, उनके लोग छोड़ दिए हैं कुछ कमांडर्स जो यूक्रेन के गिरफ्तार हुए थे, जो सरेंडर कर दिया था, मारियोपोल पे सरेंडर किया था, और सरेंडर करके रशिया ने फिर एग्रीमेंट हुआ था पहले सितंबर में कि टर्की में रहेंगे, जंग खत्म होने तक टर्की ने छोड़ दिया। लेकिन टर्की और तैयब एर्दोगान और अच्छी प्रेसिडेंट पुतिन की अच्छी वो है, और अमेरिका ने भी अच्छा किया है कि एक ट्रैक 2 अपना स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, उनका दौरा भी अच्छा जा रहा है अभी तक। सदर बाइडेन नहीं, ये जो सेक्रेटरी खजाना है येलेन, जेनेट येलेन का दौरा, उनका दौरा भी पॉजिटिव दे रही है। वो कह रही है डीकपलिंग पॉसिबल ही नहीं है। आज की दुनिया इतनी बड़ी है कि उसमें चाइना और अमेरिका दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। डीकपलिंग वही कपलिंग का अलग मुख्तलिफ, इसको अलग कर लें इसको। अच्छा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब आप देखें ना, अभी तक कोई तरदीद नहीं हुई कि युआन में खरीद रहा है इंडिया चाइनीज करेंसी में। आप कर नहीं सकते, आप जो मर्जी कर लें। ये जो मैं आपसे बात करता हूँ ना मणिपुर की और इसकी स्ट्रेटेजिक इश्यूज है ना, ये जो कुकीज़ हैं वहाँ पे,
ये कुकीज़ का एक बहुत बड़ा जो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है नहीं मणिपुर, आप ये देखें कि वहाँ पर जो कुकीज़ हैं, कुकीज़ तो यानी पुरानी हिस्ट्री पीछा करती है ना। तो कुकीज़ उसका नाम कहते हैं कि यहाँ का जो नाम है इनका जो आप कहें कि यानी उनका जो सूबाई दारुल हुकूमत है, दारुल हुकूमत, सूबाई दारुल हुकूमत, तो उसको वो कहते हैं कि इसका नाम जो है ना, इसका नाम तब्दील करें और इसका नाम वो रखें जो कि हमारा नाम था, पुराना नाम। ठीक है। और वो इसका नाम यानी चौराचंदनपुर जो है उसको वो लमका करना चाहते हैं। लमका, हाँ लमका। अच्छा। लमका, वो कहते हैं लमका करें इसका नाम। और लमका इसलिए करें कि एक उनके बादशाह होते थे जो कि जाहिर है कि हिंदू बादशाह थे, तो उनके नाम पे ये नाम रखा गया चौराचंदनपुर का। और कुकीज़ कहते हैं कि हमारे यहाँ पर लेबर कैंप्स बने और कई यहाँ से लेबर कैंप्स ले गए। पहली जंग अजीम में कुकीज़ ने मुज़ाहमत की, अंग्रेज़ों से लड़े थे बाकायदा कुकी कबाइल। और वो कहते हैं कि महाराजा को फिर दावत दी गई, जो हिंदू थे, हिंदू महाराजा को दावत दी यूरोप में, क्योंकि वो कुकीज़ को यहाँ से जंग में मज़दूरों को भर्ती कर करके हम लड़े यहाँ पे। तो वो कई वहाँ पे जगह ऐसी हैं जिनका नाम वो लमका के नाम से कर रहे हैं। अब वो उस इलाके को, क्योंकि ये इनके बादशाह के नाम पे था, महाराजा के नाम पे, तो वो उसका नाम तब्दील होने शुरू कर दिए हैं। तो इंडिपेंडेंस की तरफ वो इशू ये है कि अब ये इसको नहीं मुझे देखिए मैं समझ इसलिए नहीं पा रहा कि एक इशू को आप रिजॉल्व करें, क्योंकि उसका स्ट्रेटेजिक इशू, वो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं। हाँ। देखें आज आप ये सिखों का बड़ा हुआ, छोटा हुआ, कम हुआ, इन इश्यूज को रिजॉल्व करें। रिजॉल्व नहीं करते ना, ये हम अपने लिए भी कहते हैं। आप एक खास इशू को रिजॉल्व, आप कई सालों तक पढ़े रहे तालिबान अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं। मैं बात अफगान तालिबान की नहीं, पाकिस्तानी तालिबान अच्छे बुरे, गुड तालिबान, बैड तालिबान, आखिर में पता चला कि अपने आप फैसला करना पड़ गया। इशू ये सारा कि आपने, और एक्सट्रीमिज्म तो ख़त्म, देखिए ना इसके ये नॉर्मल वाला की बाकी के जो लेसन लर्न क्या है इससे, लेसन लर्न ये है कि आप एक हद तक रखें अपने एहतजाज को। ये लेसन लर्न आपको फ्रांस से भी मिल रहा है, ये लेसन लर्न आपको नहीं ये आगे लगा दी। ये मणिपुर में जो हो रहा है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो उसको जाके पानी क्यों नहीं छिड़क रहे, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्योंकि मणिपुर, नागा, वो सारे इलाके उसको रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे। वहाँ रोज एक नई खबर क्यों आ रही है कि फिर जला दिया गांव को, फिर लड़ाई हो गई, फिर कब। इसको अगर आप नहीं खत्म करेंगे ना इन इश्यूज को, हम इनसे निकल गए। ये हमारा एक बदकिस्मत वाकया पेश आया 9 मई को, लेकिन उसके बाद एक रेन में आ गई चीज कि भाई आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। फ्रांस के अंदर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। कि बाहर से लोग आए और वो आके रोड, सड़कों को आग लगा दें, गलियों को, मोहल्लों को, इमिग्रेंट, और बीच में लूट मार कर रहे हैं लोग जाके। यूरोप के बाकी इशू ये सारा, क्योंकि ये इससे ये नेटो जो मैंने कहा ना आपसे, बने सोवियत यूनियन के खिलाफ थे, कूद गए लिबिया में, अब कह रहे खोलो दफ्तर, जा उधर ताइवान के अंदर जाके, वो फ्रांस कह रहे हैं हम तो नहीं खोलेंगे। तो मसला ये है कि अपने इश्यूज हैं, अपनी स्ट्रेटजी, अपने मुल्क को देखें, अपनी स्ट्रेटजी को देखें, फिर उसके बाद आप दाएं। अब यहाँ उल्टा हो गया कि हमारे जो रीजनल इश्यूज हैं वो हमारे ठीक है इस वक्त, ठीक है, और अंदरूनी मामला, मैन मेड क्राइसिस है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सर। इसको ठीक से निकले, और मेरे ख्याल से लोग समझ भी रहे हैं अब इस बात को, इससे निकलना भी चाहिए हमारे काबरीन को भी। और इससे असल बात वही है ना कि अगली नस्ल आपकी वो 1985 के जो पुरानी गाड़ी है ना, ये सिस्टम को कहीं ना कहीं आपको रिफॉर्म्स में, सबसे बड़ी बात कहता हूँ ना, रिफॉर्म्स कैसे करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो मिसाल के रिफॉर्म्स बना लें, कोई ऐसी चीज़ करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।